Good morning, students. Welcome you all in our second class of cellular respiration. In the last class, we had studied about the introductory part of metabolism, और हमने ये उसमें समझने की कोशिश करी कि मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, एक को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, एक को एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर जनरली कई सारे एंजाइम्स काम करते हैं। वो एंजाइम्स कैसे रेगुलेट किए जाते हैं और मेटाबॉलिज्म में ये जो एंजाइम्स हैं किस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैनेज करते हैं, और साथ में एनर्जी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसमें देखा है एनर्जी साइकिल के रूट के अंदर। आगे बढ़ते हुए नाउ वी विल मूव अहेड and today we will start respiration, that is cellular respiration proper. Cellular respiration is actually the conversion of, or we can say it is actually a sequence of reaction which took place inside the cell, in which organic fuel, means the nutrient molecules, are sequentially converted into energy poor molecule, and the energy present, or we can say the biochemical energy present in the organic fuel, is converted into the energy of the cell, that is in the form of ATP. So cellular respiration की जहाँ तक बात आती है, सीधी सी बात यह है समझने की कि किसी भोजन को, किसी न्यूट्रिएंट को, ऑर्गेनिक फ्यूल को, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल को एंजाइमेटिक प्रोसेस, मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस के माध्यम से हम एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर जो बायोकेमिकल एनर्जी है, जो उसके अंदर जो ऊर्जा है, उसको हम एटीपी की ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कई सारे ऑर्गेनिक फ्यूल्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले आते हैं, फैट आता है, इवन अमीनो एसिड्स भी एनर्जी प्रदान करते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। तो पहले हम शुरुआत करेंगे आज कि इस रेस्पिरेशन क्या है, और थोड़ा सा इसका इवोल्यूशनरी पार्ट भी हम देखेंगे, और साथ में हम स्टार्ट करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की ग्लूकोज से, क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज एक सेंट्रल मॉलिक्यूल है, और उसके इर्द गिर्द ही पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रहता है, और ग्लूकोज ही वो मॉलिक्यूल है जो सबसे त्वरित रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करता है कोशिकाओं को। और वी कैन से ग्लूकोज इज़ द मॉलिक्यूल विच प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी टू बॉडी सेल्स, एंड द प्रोसेस बाय विच इट प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी इज़ द ग्लाइकोलाइसिस। तो हम ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे, और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आज हम इस क्लास में ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी कवर करें। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर ग्लूकोज का निर्माण उन तत्वों से जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे कि हम पायरुवेट से या लैक्टेट्स हैं या प्रोपेनिक एसिड है या ग्लिसरॉल है या कुछ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, इनसे हम किस तरीके से ग्लूकोज उस सेल के अंदर, कोशिका के अंदर निर्माण कर सकते हैं, जिसको हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात हो या ग्लाइकोलाइसिस की बात हो, दे बोथ आर मल्टी एंजाइमेटिक पाथवेज, और काफ़ी स्टेप्स इनकी सिमिलर हैं। दे आर कैटलाइज्ड बाय सिमिलर एंजाइम्स, एंड दीज स्टेप्स आर एक्चुअली रिवर्सिबल इन नेचर, बट देयर आर फ्यू स्टेप्स, एंड दीज फ्यू स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स which are actually irreversible, or which are not similar in glycolysis and gluconeogenesis. These steps are actually catalyzed by some different enzymes, and these enzymes are actually rate regulating enzymes of their respective reactions. So let's begin with cellular respiration. So we can define cellular respiration as, cellular respiration are set of, or we can say sequence of metabolic reactions
in which biochemical energy of organic फ्यूल मीन्स भोजन, या न्यूट्रिएंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स are being converted into ATP, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। कि सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स वह प्रक्रिया जिसके तहत जो भोजन है, भोजन में जो मौजूद ऊर्जा है, जो बायोकेमिकल एनर्जी है, उसे हम ATP में कन्वर्ट करते हैं। और ये प्रक्रियाएं कहाँ होती है? कोशिका के अंदर होती है। दीज ऑल प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। एंड ये जो रेस्पिरेशन की जो स्टेप्स हैं, दे आर मल्टी एंजाइम्स और मल्टी एंजाइम स्टेप्स मीन्स कई सारी स्टेप्स होती हैं जिसमें हर एक स्टेप में एक अलग अलग एंजाइम यहाँ कार्य करता है और धीरे 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 उस ऊर्जा को ATP की ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। एकदम से कन्वर्जन नहीं होता। जैसे आपने कहा कि सीधा एक एग्जांपल लेते हैं हम ग्लूकोज का। मान लिया ग्लूकोज से जब ग्लाइकोलाइसिस होगा, जो कि सबसे कॉमन सेल रेस्पिरेशन वाली एक प्रोसेस है, और लगभग हर तरह के सेल में, हर तरह की कोशिकाओं में, हर तरह के जीव के अंदर ये प्रक्रिया या ग्लाइकोलाइसिस पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे पुरानी, अगर हम इवोल्यूशन की दृष्टि से बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवोल्यूशन, ग्लाइकोलाइसिस इज़ द मोस्ट एंशियंट बायोकेमिकल प्रोसेस। ये सबसे पुरानी बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि हर एक कोशिका में बैक्टीरिया से लेकर के कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट के अंदर, और ग्लूकोज के अंदर ऊर्जा अधिक है पायरूवेट के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसके अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो उससे हम ATP का निर्माण करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ही स्टेप में हो रही है, इसमें कई सारी स्टेप्स होगी। ग्लूकोज पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होगा, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और ऐसे करते करते लगभग 10 या 11 स्टेप्स के अंदर ये पायरूवेट में कन्वर्ट होगा। तो ये मल्टी, और हर एक स्टेप को एक एंजाइम कैटलाइज करेगा। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्या रेस्पिरेशन, वैसे स्ट्रिक्टली देखा जाए तो रेस्पिरेशन का जो अर्थ है, और हम बात करें तो ऑक्सीजन से रिलेटेड है। मीन्स रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, और जब बात ऑक्सीजन की आती है, इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होती है। पर कुछ रेस्पिरेशन को हम कहें, या ऐसी प्रक्रिया जो कि हमको ऊर्जा दे रही है ऑर्गेनिक फ्यूल से। पुराने समय में जब लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा, जो कि लगभग 3,500 मिलियन वर्ष पूर्व या 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई इस पृथ्वी पर, उस समय का जो एनवायरनमेंट था, ऑक्सीजन नहीं थी। फ्री ऑक्सीजन वाज नॉट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। सो उस समय जो जीव रहे होंगे, ऑब्वियसली मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म उस समय थे, दे आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, और उन्हें जो है ऑर्गेनिक कार्बन की आवश्यकता थी। तो वहाँ पर जब उनकी इस तरह की प्रक्रिया रही होगी, कैटाबॉलिक प्रोसेस रही होगी, तब तो ऑक्सीजन नहीं था। तो इसका मतलब उस समय जो रेस्पिरेशन रहा होगा वो बिना ऑक्सीजन के रहा होगा, और उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि रेस्पिरेशन को भी हम दो तरीक़ों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर।
So this cellular respiration can be categorized as anaerobic respiration and aerobic respiration. फ़र्क ये है इनके बीच में जो मुख्य अंतर है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है. आज मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट और विच आर लिविंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म. While strictly anaerobic organisms are very, we can say they are mainly found in prokaryotes, but majority of eukaryotes, all we can say all of the eukaryotes are which are of aerobic in nature, they are aerobic organisms. फ़र्क ये है कि इसमें भी ATP बनेगा, इसमें भी ATP बनेगा, बट एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ATP का जो अमाउंट है वह काफ़ी कम बनता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में अ लार्ज अमाउंट ऑफ ATP सिंथेसाइज्ड. जबकि अगर हम कंपेयर करें, जैसे ग्लूकोज का ही की बात करें, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मतलब या ग्लूकोज का जो कैटाबॉलिज्म है वो दोनों ही कंडीशन में पॉसिबल है. एरोबिक कंडीशन में भी पॉसिबल है और एनारोबिक कंडीशन में भी पॉसिबल है और एरोबिक कंडीशन में भी पॉसिबल है. जब ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा, पर्टिकुलरली ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस तो प्रीरिक्विजिट है ही है. तो जब एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस होगा तो ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस करेगा, जबकि यही एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज लगभग 36 या 38 ATP प्रोड्यूस करेगा. तो सेल को फ़ायदा एरोबिक रेस्पिरेशन से ज़्यादा है, क्योंकि सेल गेन्स मोर अमाउंट ऑफ ATP, या सेल के पास ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है एज़ कम्पेयर टू द एनारोबिक कंडीशन. हालांकि यूकैरियोट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, RBC में होता है, स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर होता है. कई सारे आप देखते हो फर्मेंटेशन प्रोसेसेस हैं, दे आर एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. और जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वह अपनी ऊर्जा जो है, पर्टिकुलर रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज एक्चुअली दैट इज कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑर्गेनिक फ्यूल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैटाबॉलिज्म होना, वही रेस्पिरेशन कहलाता है. और इस रेस्पिरेशन से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा सेल को प्राप्त होती है. थोड़ा सा अगर हम इसका इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन पर निगाह डालें या फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, इन पर्टिकुलर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, और वी कैन से जो फर्स्ट लाइफ आई होगी उसका कुछ ये अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट टाइम पीरियड, है ना, इट इज़ समथिंग अराउंड 3.5 बिलियन ईयर अगो. दैट इज प्री कैम्ब्रियन इरा के अंदर जब पहली बार पृथ्वी पर जब लाइफ आई होगी, और उस समय जो अर्थ थी, द प्रिमिटिव अर्थ, उस समय की जो पृथ्वी थी, द एनवायरमेंट एट दैट टाइम वाज टोटली रिड्यूसिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन एडिंग एनवायरमेंट, इट वाज नॉट ऑक्सीडाइजिंग. जबकि आज की बात करें, द प्रेजेंट डे अर्थ, जो प्रेजेंट एनवायरमेंट है पृथ्वी का, वो पूरा ऑक्सीडाइजिंग है.
And why it is oxidizing? Because due to presence of oxygen in atmosphere. We all know that in our atmosphere free oxygen is available and it is present something around 21%. 21% of the gases which is actually surrounding our earth consist of oxygen. But at that time, at the time of primitive environment, in the primitive environment, free oxygen was not available. It means एरोबिक रेस्पिरेशन उस समय पॉसिबल नहीं था. सो इस समय जब पहला जीव की उत्पत्ति हुई, फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन हुआ, तो उस समय पृथ्वी पर एरोबिक रेस्पिरेशन was not possible because there was no oxygen. And the aerobic respiration की खासियत यही है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होना ऑर्गेनिक फ्यूल्स का. दैट इज द कंडीशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. सो व्हेन there was no free oxygen available at that particular time, there was no respiration. It means उस समय जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका जो था, उस समय की जो जीव रहे होंगे, तो वह एनएरोबिक कंडीशन से ही अपने एटीपी का निर्माण करते होंगे. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही रहा होगा. तो यह कहें अपन इस चीज़ से हम एक चीज़ पर एक निर्णय पर आते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो रेस्पिरेशन जिस प्रकार का था वो रेस्पिरेशन किस प्रकार का रहा होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. और इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन से धीरे धीरे एरोबिक रेस्पिरेशन की उत्पत्ति हुई. एरोबिक रेस्पिरेशन इवॉल्व हुआ. इट इवॉल्व्स. एरोबिक रेस्पिरेशन इवॉल्व्स फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन. पर कैसे हुआ? हाउ इट वॉज पॉसिबल? सीधी सी बात है, तभी पॉसिबल हुआ होगा जब पृथ्वी पर का एनवायरनमेंट में चेंज हुआ होगा. क्या चेंज हुआ होगा एनवायरनमेंट में? कि उसके पृथ्वी के चारों तरफ फ्री ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है, फ्री ऑक्सीजन आनी शुरू हुई होगी. जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या पृथ्वी पर फ्री ऑक्सीजन सबसे पहले लिबरेट हुई होगी, तो धीरे धीरे एरोबिक कंडीशंस डेवलप हुई. आज एरोबिक कंडीशन ज़्यादा है, अपन मानते हैं इस चीज़ को. पर जो उस समय प्रिमिटिव कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म थे वो हेटेरोट्रॉप थे. समझने की चीज़ है, ये रेस्पिरेशन भी जीवों के इवोल्यूशन के साथ साथ रेस्पिरेशन भी चेंज हुआ है या इवॉल्व हुआ है. और जीव की आवश्यकता के हिसाब से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी चेंज हुए. मोस्टली जब पुराने समय में जो फर्स्ट लाइफ आई थी, ईयर्स पहले जो उत्पत्ति हुई, और उसके बाद कुछ हजार वर्षों तक ये चीज़ें रही होगी कि जो लाइफ थी वो एक तो क्या है, यूनिसेलुलर थी, एंड द लाइफ वाज टोटली प्रोकैरियोटिक. जो ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक थे. तो एक ही सेल है, वह सेल खुद अपने आप में एक जीव है, तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता इतनी नहीं रही होगी. और चूँकि ऊर्जा की आवश्यकता उसकी कम रही होगी, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वह सफिशिएंट था. जैसे मैंने कहा कि ग्लूकोज का अगर ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होता है, ग्लाइकोलाइसिस अगर होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ग्लूकोज से सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं. तो मान लिया उस समय ग्लूकोज से 2 एटीपी बने होंगे, तो 2 एटीपी से ही उस एक कोशिका का काम चल जाता होगा. पर धीरे धीरे जब लाइफ आगे इवॉल्व हुई, तो उस एक कोशिकीय जीव से फिर बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होंगे. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब इवॉल्व होंगे तो उनकी ऊर्जा की आवश्यकता, एटीपी की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे बड़ी होगी, वो भी इंक्रीज हुई होगी. तो शायद एनारोबिक रेस्पिरेशन इतनी मात्रा में ऊर्जा नहीं दे पाता होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में चेंज आया होगा या एनारोबिक कंडीशंस में चेंजेस आया और ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे एरोबिक कंडीशन में आया होगा. पर ये कब आएगा? जब ऑक्सीजन अवेलेबल
अब ऑक्सीजन कैसे आई पृथ्वी पर? उसका कारण भी है फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, और वो भी जब फोटोट्रोट्रॉप्स आज के जो प्रेजेंट डे हम कहें साइनोफाइटा के जो मेंबर्स हैं या जो क्लोरोफाइटा के मेंबर्स हैं, उनके जो पूर्वज रहे होंगे, क्लोरोफाइसी मतलब एल्गी के अंदर जो है जो ग्रीन एल्गीज हैं, उनके जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये जो फोटोसिंथेसिस दे आर एक्चुअली फोटोट्रॉप्स, एंड फोटोट्रॉप्स कौन से वाले? एरोबिक कंडीशन वाले। ऐसे फोटोट्रॉप्स ऐसे भी होंगे जो एनारोबिक कंडीशन में भी रहे होंगे, ऐसे भी है, बट जब एरोबिक फोटोट्रॉप्स जब डेवलप हुए होंगे तो उन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन को लिबरेट किया होगा। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आता हूँ और आपको क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। इस पर एक पूरी अलग से क्लास ली जा सकती है कि न्यूट्रिशन कैटेगरीज के ऊपर, मैं भी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, और इवोल्यूशन जब हम कभी पढ़ेंगे तो उस इवोल्यूशन में इस चीज़ को मैं और क्लियर करूँगा। पर एक समय जब आया होगा जो, क्योंकि जो पुराने जो समय में जो जीवन था, वो जीवन जो था पानी के अंदर था, ओशंस के अंदर था, और वाटर से जो लाइफ बाद में टेरेस्ट्रियल एरियाज़ में आई वो तो बहुत बाद में आई थी, ठीक है। तो पूर्व में सारी की सारी जो लाइफ थी वो ओशंस के अंदर ही थी। तो कंडीशन ये रही होगी कि जब फोटोऑटोट्रॉप्स डेवलप हुए, फोटोट्रॉप्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ऊर्जा का स्रोत लाइट है, लाइट अपनी एनर्जी ले रहे हैं, दैट इज फोटोन्स, और ऑटोट्रॉप्स मतलब इनऑर्गेनिक कार्बन से वो अपनी ऑर्गेनिक कार्बन बनाते थे, दैट इज CO2 से वो अपनी C6H12O6 बनाते थे। तो शुरुआत में कुछ इस तरह के भी रहे होंगे कि CO2 के साथ उन्होंने हाइड्रोजन सोर्स के लिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ किया होगा, C6H12O6, और सल्फर रिलीज करते थे। ऐसे बैक्टीरिया आज भी अवेलेबल हैं, क्योंकि लाइफ का ओरिजिन ये माना जाता है कि जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, डीप सी वेंट्स हैं, वहाँ पर हुआ होगा। तो H2S वहाँ पर भरपूर मात्रा में थी, पर धीरे धीरे चूँकि जब इसका लिमिटेशन हुआ होगा तो हाइड्रोजन सोर्स जो है, हाइड्रोजन डोनर जो है, क्योंकि हाइड्रोजन चाहिए, H2S क्या कर रहा है? हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है यहाँ पर। तो धीरे धीरे कुछ इस तरह के फोटोट्रॉप्स डेवलप हुए होंगे जिन्होंने H2S की जगह वाटर, जो कि वैसे ही खूब सारी मात्रा में वहाँ पर उपस्थित था, उस वाटर को यूज़ किया एज ए हाइड्रोजन डोनर। तो उस समय C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो ऑक्सीजन उस समय बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हुई, और पहली बार मैं कहना चाह रहा था ऑक्सीजन कैसे पृथ्वी पर आई थी, और उस प्रक्रिया को ऑक्सीजन रिवोल्यूशन कहा गया था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की, जो कि 3.5 बिलियन ईयर के आसपास जीवन की उत्पत्ति रही होगी, सबसे पहली लाइफ आई होगी, और लगभग 1 बिलियन ईयर के बाद, या वी कैन से समथिंग अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, the first oxygen molecule, the first free oxygen molecule was liberated from such type of organism. और जब ये ऑक्सीजन लिबरेट हुई, when this oxygen was liberated, it has changed the environment. The environment from reducing was converted into oxygen, oxidizing environment. क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी, और फिर क्योंकि ये जो जीव थे, इनकी ये जो प्रोसेस थी जिसको हम कह रहे हैं कि एरोबिक कंडीशन के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हुआ, तो उस समय ऑक्सीजन लिबरेट हुई, और मैक्सिमम लोग जो ऑर्गन्स थे उनको ये प्रोसेस बहुत आसानी से कर पा रहे थे। तो नेचुरल सिलेक्शन भी इन ऑर्गन्स को सेलेक्ट किया, और इस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को भी सेलेक्ट किया। अल्टीमेटली इनका जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस से ज़्यादा रही होगी तो इनका नंबर बड़ा होगा, और अल्टीमेटली ये जो प्रोसेस है बड़े लार्ज स्केल पर ऑर्गेनिज्म ने करना स्टार्ट की होगी, और ऐसे करते करते पृथ्वी के चारों तरफ धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी होगी, एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग हो गया। उस समय ओजोन लेयर नहीं थी, तो ऑक्सीजन की इससे पूर्व ओजोन लेयर नहीं रही होगी, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे ओजोन लेयर का भी सिंथेसिस हुआ होगा। जब ओजोन लेयर बनी होगी तो पृथ्वी का जो ओजोन किरणें जो पहले पृथ्वी पर आती थी,
और पृथ्वी का सतही तापमान ज़्यादा हुआ करता था, तो धीरे धीरे पृथ्वी का सतही तापमान भी कम हुआ, तो काफ़ी सारे क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस हुए और ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के लिबरेशन से, और इसको ऑक्सीजन रिवोल्यूशन कहा जाता है। इसको ऑक्सीजन रिवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन रिवोल्यूशन से ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस हुए, ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन में चेंजेस हुए, जबकि पृथ्वी की क्लाइमेटिक कंडीशन, पृथ्वी की ज्योग्राफिकल कंडीशन में भी चेंजेस हुए, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हाईली रिएक्टिव है। तो रेडक्स कंडीशंस जो है, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस है, वो ऑक्सीजन के कारण पॉसिबल हो पाती है। तो काफ़ी सारी चेंजेस ऑक्सीजन के कारण उस समय हुए होंगे। तो जैसा जैसा ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, अब जो ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिक कंडीशन में रेस्पायर करना स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कैटाबॉलिक इवेंट्स हो रही, तो उन्होंने ज़्यादा मात्रा में ATPs जनरेट किए। अब ज़्यादा मात्रा अमाउंट में जब एनर्जी रिलीज कर रही है, तो शायद जो उस समय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे या जो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म रहे होंगे मल्टी सेलुलर, वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में परिवर्तित हो गए होंगे या हो सकते थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊर्जा अवेलेबल होगी उतनी ही ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आराम से अपना जीवन यापन कर सकता था। तो शायद ये जो चेंजेस था कि ऑक्सीजन का डेवलप होना, ऑक्सीजन का इवॉल्व होना, और उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन में भी चेंज होना, क्योंकि जब एरोबिक कंडीशन थी या एनएरोबिक कंडीशन थी, एरोबिक कंडीशन थी, उस एनारोबिक कंडीशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे वो काफ़ी सिंपल थे। सिंपल इन ऑर्गेनाइज, सिंपल इन द सेंस कि लेस कॉम्प्लेक्सिटी, यूनिसेलुलर थे। अगर मल्टी सेलुलर भी रहे होंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उनका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में ATP जनरेशन हो पाता था। पर जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज हुआ और ऑक्सीजन रिवोल्यूशन के पश्चात जो एनवायरनमेंट जो था वो चेंज हुआ और एरोबिक कंडीशंस डेवलप हुई, और एरोबिक कंडीशन के कारण स्थितियों में चेंजेस आया, ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेस आया कि ऑर्गेनिज्म अब कॉम्प्लेक्स हो गए, मल्टी सेलुलर हुए, और ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वो हाई एनर्जी डिमांड्स पूरी हो सकती थी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑर्गेनिक फ्यूल के ऑक्सीडेशन से। जब ऑर्गेनिक फ्यूल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हाई एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और वो हाई एनर्जी इस तरह के ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर सकती थी। और ये देखा गया कि जो एरोबिक कंडीशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर रहे हैं उनके अंदर, उनकी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है के अंदर ये प्रोसेस ज़्यादा होती थी। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आज भी देखा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जो है, रिडक्स रिएक्शन जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप में क्या है, पहले साइनोबैक्टीरिया ही थे, और ये प्रोसेस आज, और यहीं पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। और खास करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं जनरली वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रकार की रिएक्शन करते हैं। कि जैसे मान लिया कि अलग कंपोनेंट है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, 4 अलग कॉम्प्लेक्स है। और ये कॉम्प्लेक्सेस किसके बने हुए हैं, अलग अलग एंजाइम्स, प्रोटीन्स या मेटल्स के बने होते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडो रिडक्टेस फैमिली के ही प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और उनके अंदर कॉपर और आयरन
मेटल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर, और कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरह के ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस करने वाले सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स, एंजाइम्स अवेलेबल थे, जो कि उस एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स को धीरे धीरे मूव कराते हैं डाउन इट्स रिडक्स पोटेंशियल, और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो बाहर एटीपी के फॉर्म में निकालते थे। इसलिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एटीपी एरोबिक कंडीशंस के अंदर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे एज कम्पेयर टू इन एनारोबिक कंडीशन। तो ये थोड़ा सा कुछ है इवोल्यूशन से रिलेटेड पार्ट कि अगर हम इसको कंक्लूड करें या एक लाइन में कंक्लूड करना चाहें कि रेस्पिरेशन और इवोल्यूशन को हम कैसे साथ में जोड़ के देखें, तो ये है कि जब शुरुआत में सर्वप्रथम जब पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई होगी, उस समय का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट था। एनवायरनमेंट उस समय रिड्यूसिंग था। मतलब ये है कि पृथ्वी पर फ्री ऑक्सीजन, ऐसा नहीं ऑक्सीजन थी पर ऑक्सीजन बाउंड फॉर्म में थी, ऑक्सीजन H2O से के फॉर्म में थी, ऑक्सीजन CO2 फॉर्म में थी, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रही होगी, बट फ्री फॉर्म में नहीं थी। तो उस समय जो प्रोसेस था, जो रेस्पिरेशन था, वो प्योरली अपन कहेंगे एनारोबिक था कंडीशन का था, या एनारोबिक रेस्पिरेशन था, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर ऑर्गेनिक फ्यूल का कैटाबॉलिज्म हो रहा है और उसकी जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में हो रही है, पर सारी की सारी एनर्जी नहीं निकाल पा रहे थे। उसके बाई प्रोडक्ट्स जो बन रहे थे, जैसे पायरुवेट है या लैक्टेट है, जैसे आज अल्कोहल है, तो ये सब बाई प्रोडक्ट है एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस के या उस रेस्पिरेशन प्रोसेस के। बट दीज ऑल आर अगेन हाई एनर्जी कंपाउंड, इनमें भी बहुत मात्रा में ऊर्जा उपस्थित है, इनसे भी ऊर्जा निकलनी चाहिए थी। पर धीरे धीरे जब बदलाव आया, जब फोटोसिंथेसिस एरोबिक कंडीशन में डेवलप हुआ होगा, तो पहली बार पृथ्वी पर ऑक्सीजन का जो है एक्सक्रीशन स्टार्ट हुआ, या ऑक्सीजन इवॉल्व हुई एक तरीके से, और फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आई। जब जैसे ही फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आई तो एटमॉस्फेयर एकदम से ऑक्सीडाइजिंग हो गया, और उस ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में फिर बहुत सारी चेंजेस हुई पृथ्वी पर। उसको ऑक्सीजन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। एंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीजन रिवोल्यूशन एज mentioned by many of the scientists is something around 2.5 billion years ago, or we can say 2,500 million years ago. So at that time, due to oxygen revolution, the scenario and the situation, the evolutionary process, the geological, the geographical processes, everything was changed. Environment was totally changed. Environment became reduced, oxidizing, and the mode of life shifted towards aerobic condition from anaerobic condition. कि उस समय के ऑर्गेनिज्म होंगे धीरे धीरे, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑर्गेनिक फ्यूल का रेस्पिरेशन हुआ होगा तो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हुई। एंड जब ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी तो ऑर्गेनिज्म कैन एक्कोमोडेट मोर different type of cells, different type of activities. They can perform diverse type of functions, diverse type of works. Organisms can easily accommodate. तो इस तरीके से मल्टी सेलुलरिटी भी डेवलप, ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलरिटी से भी मल्टी सेलुलर की तरफ डेवलप हुआ और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर की तरफ डेवलप हुआ, क्योंकि नाउ देयर वाज easy availability of large amount of energy due to aerobic condition or aerobic respiration. So today, due to some important work, I will conclude my class at this stage, that is the introductory part of cellular respiration. From the next class we will start the catabolism of glucose, that is glycolysis and gluconeogenesis. Thank you.